ये कहानी भविष्य की है, जहाँ पे इंसानों ने अब लाइट स्पीड से ट्रैवल करके सारे प्लैनेट्स पर अपना राज किया होता है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्पीशीज के साथ इंसान रहते हैं और दिन में सोया करते हैं। इस प्लैनेट पर पानी की भी काफी कमी होती है। इसी में हम स्नो नाम के एक आदमी को चलते हुए देखते हैं। वो एक बड़ी सी मशीनरी के यहाँ पर आता है। अब उस सिटी में जाते हुए हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे इंसानों को बड़े से कंटेनर में बंद रखा होता है खुले में। दरअसल इस प्लैनेट पर गर्मी के कारण पानी एक बहुत ही कीमती चीज हो गई है और अगर कोई भी पानी चुराता है तो उन्हें ऐसे ही कंटेनर में बंद करके रखा जाता है और सूरज की कड़ी धूप के कारण ये लोग एक ही दिन में मर जाते हैं। अब स्नो इस सिटी के अंदर आता है और वो कुरियर के शॉप में आकर उससे उसका पार्सल मांगता है जो उसने खास अर्थ से मंगवाया है। अब वो एक एलियन उसे एक बॉक्स देता है और अगले महीने यही सामान 2 किलो लाने के लिए कहता है। अब बाद में वो एक बार में बियर पीने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पास वहाँ पर 3 बाउंटी हंटर आते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। स्नो उनसे पूछता है क्यों? तब वो लड़की बताती है कि हमारा सरदार बारिश तुम्हें पकड़ना चाहता है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। अब स्नो मना करता है, इसीलिए वो लड़की उसे चैलेंज करती है कि मेरे साथ लड़ो या फिर चुपचाप चलो। अब स्नो उठता ही नहीं है। ये देखकर वो लड़की उसे गन से मारने के लिए जाती है, लेकिन उसके पहले ही स्नो सीधा उसे शूट करके मार देता है और तुरंत स्नो दूसरे साथी को भी मार देता है। लेकिन इनका तीसरा साथी अब स्नो पर गन चलाता है, इसके कारण स्नो का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। अब वो आगे आकर स्नो को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक लड़की आके उस हंटर को मार देती है। इसके बाद स्नो उठकर खड़ा होता है और अपना हाथ बांधकर उस लड़की को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बार में और भी क्रीचर्स होते हैं जो स्नो को ही पकड़ने के लिए आए होते हैं। अब वहाँ से निकलकर वो रास्ते में एक बड़े से जानवर के कंकाल के यहाँ पर बैठकर अपना खाना बनाकर खाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सामने वही लड़की आ रही है जिसने उसे बचाया था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। लड़की पास आने पर वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम हेराल्ड है और मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहती हूँ। अब ये बात सुन के स्नो कहता है कि मैं सोचूंगा। अब इनकी बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पे सूरज उगने लगता है, यानी कि अब सोने का समय हो गया था, इसीलिए वो अपना टेंट लगाता है और हेराल्ड को आज के दिन के लिए वो सहारा देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ के पंछी भी इसी मौसम के अनुसार बने होते हैं जो दिन में सोया करते हैं। वही टेंट में हेराल्ड देखती है कि स्नो का हाथ जो ब्लास्ट हो गया था वो धीरे धीरे वापस रीजनरेट होना शुरू हो गया है। जो देखकर वो हैरान होती है, लेकिन स्नो कुछ कहता नहीं है। फिर दोनों भी सो जाते हैं। दूसरा स्नो के पास एक सुपर पावर है। उसके शरीर के रिप्रोडक्शन सिस्टम से एक खास तरह का हार्मोन जनरेट होता है और उसके पूरे शरीर में वो फैलता है, जिससे अगर कोई भी उसका बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो उसका शरीर उस बॉडी को वापस से जनरेट करना शुरू कर देता है। इसीलिए उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, जिसके कारण वो कई सदियों से जिंदा है। और यही कारण है काफी सारे लोग उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम निकाल कर वो हार्मोन निकालना चाहते हैं, ताकि बाकी अमीर इंसानों को बेचकर उन्हें भी हमेशा के लिए अमर बना सके। अब रात हो जाती है और ये लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पे स्नो हेराल्ड को बताता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गुंडे मेरे पीछे क्यों हैं। लेकिन तभी हेराल्ड चौंका देने वाली बात कहती है कि मुझे ऑलरेडी पता है। दरअसल तुम्हारा रिप्रोडक्शन सिस्टम एक खास तरह का हार्मोन बनाता है जिससे तुम्हारे सारे सेल वापस रीजनरेट होते हैं, इसीलिए तुम अमर हो। स्नो ये सुन के चौकन्ना हो जाता है और पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? तो हेराल्ड बताती है कि मैं अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक ऑफिसर हूँ, वो भी तुम पर रिसर्च करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वो लोग तुम पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन स्नो कहता है कि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस पर तो सिर्फ एआई काम करते हैं, उन्हें इंसानों की कब से फिक्र होने लगी। लेकिन हेराल्ड कहती है वो बस इंसानों को और एडवांस बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये सिर्फ बड़े से गवर्नमेंट के पास ही रहना जरूरी है। लेकिन स्नो को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे चलने कहता है। अब वहाँ से 2 रात चलने के बाद वो लोग एक खुफिया जगह आते हैं। स्नो एक पत्थर को पुश करके एक सीक्रेट डोरवे ओपन करता है। वहाँ पे हम देखते हैं ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी बनी होती है और अब लिफ्ट से फाइनली वो लोग स्नो के घर आते हैं। स्नो बताता है कि पिछले 200 साल पहले उसे ये प्लेस मिली थी
और तब से वो इस प्लेस को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है। एक छोटा सा तालाब भी होता है और वो हेराल्ड को कहता है कि तुम अगर चाहो तो फ्रेश हो सकती हो। इसीलिए वो नहाने के लिए चली जाती है और तभी स्नो ढलते हुए सूरज के सामने बैठकर उसने खरीदा हुआ बॉक्स ओपन करता है, जिसमें हम देखते हैं अर्थ से लाए हुए स्ट्रॉबेरी होते हैं जो उसे पुराने समय की याद दिलाते हैं। तभी वहाँ पे फ्रेश होकर हेराल्ड भी आ जाती है। उसने काफी सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी पहनी होती है। वो स्नो से पूछती है कि ये ड्रेस किसकी है। तब वो बताता है कि ये मेरी वाइफ की थी। वो करीब 123 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। हेराल्ड पूछती है क्यों? तब वो बताता है कि काफी साल बीत गए, मैं बुजुर्ग नहीं हो रहा था और इस बात से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया था। स्नो काफी दुखी हो जाता है। ये देखकर हेराल्ड उसके पास आती है और दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद रात में अचानक से हेराल्ड की आँख खुलती है। तब वो देखती है कि बैरिस और उसकी गैंग को इस लोकेशन के बारे में पता चल गया है और वो शिप से यहाँ पे आ गए हैं स्नो को पकड़ने के लिए। वही नीचे हम देखते हैं बैरिस के आदमी आसपास स्नो को ही ढूंढ रहे होते हैं कि तभी स्नो चुपके से आकर उनमें से एक आदमी को मार देता है कि तभी स्नो एक एक करके सारे लोगों को मार देता है। लेकिन तभी बैरिस की टीम में से एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है जो स्नो को पकड़कर सीधा उस पर गोली चलाता है, जिसके कारण स्नो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता, गिर जाता है। आगे चलकर वो स्नो को बताता है कि तुमने जिस औरत को मारा वो मेरी पत्नी थी और वो स्नो को मारने वाला होता है कि तभी हेराल्ड पीछे से उसे शूट कर देती है। लेकिन अगले ही पल में कोई हेराल्ड को उड़ा देता है और उसके सर के चितड़े होकर वो मारी जाती है और वो आदमी होता है बैरिस, जो अब स्नो के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा रिप्रोडक्शन सिस्टम निकाल कर लेकर जाऊंगा। और वो मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके शरीर के आर पार हो जाता है और बैरिस वही मारा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये हाथ होता है हेराल्ड का। हम देखते हैं हेराल्ड का चेहरा आधा इंसान का होता है और आधा रोबोट, यानी कि वो एक साइबोर्ग है। उसके अंदर दिमाग तो इंसान का ही है लेकिन उसका शरीर और उसके कुछ पार्ट्स मशीन्स के हैं। स्नो को जब होश आता है तब वो हेराल्ड को देखकर काफी चौंक गया होता है। तब हेराल्ड बताती है कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, मुझ में अभी भी फीलिंग्स है, मैं सब कुछ फील कर सकती हूँ। सालों पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा शरीर पूरा टूट चुका था, लेकिन ECI यानी अर्थ सेंट्रल इंटेल ने मुझे बचाने के लिए मशीन्स की मदद ली और मेरी स्पाइन और शरीर के कुछ हिस्सों को मशीन्स में बदल दिया था। वो स्नो को आगे बताती है मैं भी काफी सदियों से अकेली हूँ, मैं भी किसी कंपेनियन को ढूंढ रही हूँ। अब ये सुनकर स्नो उसका हाथ थाम लेता है क्योंकि उसे पता है कि अकेलापन क्या होता है और इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब इन दोनों को भी पार्टनर मिल गया है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम पुराना समय देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी ट्रेन में बैठा होता है। इसका नाम स्टीव है। वो अपने कोच में अकेला बैठा हुआ है। रात के करीब 12:30 बज रहे होते हैं कि तभी कंडक्टर बाहर से इस कोच में झांक कर देखता है और आगे निकल जाता है। ये ट्रेन बहुत ही बड़े बड़े ग्रास के एक फील्ड से जा रही होती है। स्टीव अब सोने ही जा रहा होता है कि तभी अचानक से स्टीम ट्रेन का इंजन बंद पड़ता है। स्टीव अब बाहर आता है और आसपास देखने लगता है। ट्रेन में ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, जो भी बचे हुए लोग थे वो सोए हुए थे। वो ट्रेन से बाहर आता है और नीचे आने लगता है और खुद से ही सवाल करता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके भला। तभी सामने के ग्रास में से कुछ चमक रहा है। वो आगे जाने ही वाला होता है कि कंडक्टर उसे टोकता है, आगे मत जाना, प्लीज आप अपने डिग्गी में वापस चले जाओ। स्टीव उसे पूछता है कि ट्रेन यहाँ पे क्यों रुकी है, तो कंडक्टर कहता है 2 मिनट के लिए ही ट्रेन यहाँ पे रुकी है बस, जैसे ही इंजन में स्टीम बिल्डअप होती है हम यहाँ से निकल जाएंगे। कंडक्टर वहाँ से जाने लगता है लेकिन स्टीव कहता है कि बस 2 मिनट में मैं बाहर रुककर थोड़ा स्मोक कर लेता हूँ। ये सुन कंडक्टर उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस 2 बार आपको आवाज लगाऊंगा। अगर आप ट्रेन में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो ट्रेन आपके बिना ही यहाँ से चली जाएंगी। और कंडक्टर निकल जाता है। अब इसके बाद वो अकेला ही वहाँ पर स्मोक करने लगता है। तभी सामने की ग्रास में कुछ चमकता हुआ उसे दिखाई देता है, इसीलिए वो फील्ड में आगे जाता है और जैसे जैसे वो उस चीज का पीछा कर रहा था वो चीज आगे ही बढ़ रही थी और अचानक से एक जगह आकर गायब हो जाती है। इसी दरम्यान कंडक्टर जोर से पुकारता है ट्रेन छूटने वाली है।
कि तभी स्टीव के सामने कोई इंसान गुजरता है। ये देख स्टीव थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से ट्रेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब वो रास्ता भूल चुका है और चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी ग्रास होती है। स्टीव काफी डरा हुआ है। वो जंप करके कंडक्टर को बुलाने लगता है। तभी कंडक्टर दूसरी आवाज लगाता है, जिससे अब स्टीव उसी दिशा में भागने लगता है। लेकिन वो कितना भी दौड़े वो ट्रेन तक नहीं पहुंच पाता। वो काफी पैनिक होने लगता है। अब दौड़ते हुए वो एक जगह पर आकर रुकता है कि तभी उसे आसपास जंगल में गुर्राने की आवाज आने लगती है और सामने वही ग्लोइंग लाइट आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और सामने की घास साइड में करके देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा क्रीचर जमीन के नीचे से ऊपर आ रहा है और वो जोर जोर से हाउल करने लगता है। ये देखकर स्टीव डर कर ओह माय गॉड कहता है। अब वो क्रीचर उसे देख लेता है। ये देख स्टीव भागने लगता है, लेकिन आसपास सारे क्रीचर होते हैं। अब वो नीचे छुप के वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। क्रीचर चारों तरफ से उस पर हमला करने लगते हैं। स्टीव कैसे तैसे बचते हुए आगे जाता है, लेकिन वो एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिरता है और उसका चश्मा खो जाता है। अब काफी ढूंढने पर उसे उसका चश्मा मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है जमीन के नीचे से अलग ही क्रीचर बाहर आ रहा है। वही ऊपर सारे क्रीचर डारा डाल के बैठे हैं। अब स्टीव दूसरी साइड से ऊपर चढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो जमीन पर सारे इंसानों की कंकाल और हड्डियां गिरी हुई है, जो यही फंसकर मारे गए थे। वही अब वो क्रीचर ऊपर आके स्टीव का पैर नीचे खींच लेता है और एक बहुत ही जोर की चीख मारता है, जिससे उसके दांत और पूरा मुंह खुल जाता है। लेकिन तभी स्टीव एक हड्डी लेके उसे मारता है। तभी दूसरे क्रीचर आते हैं। अब उन्हें भी मारते हुए स्टीव ऊपर आते ही वो सामने की तरफ भागने लगता है और तभी इस बड़े बड़े घास में उसे सामने ट्रेन दिखाई देती है। वो जोर जोर से भागने लगता है। ट्रेन अब निकल रही होती है। वो ट्रेन के कंडक्टर को पुकारने लगता है और अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ आने वाला होता है कि तभी एक क्रीचर उसे दबोच लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी दूसरा क्रीचर आके पहले वाले क्रीचर को मारता है और स्टीव का शिकार करने के लिए उन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। स्टीव ये देखकर ऊपर भागने लगता है, लेकिन तभी और भी क्रीचर आकर स्टीव का पैर खींचकर उसे नीचे खींचते हैं। अब स्टीव को वो सभी लोग मिलकर मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक लाल रोशनी वहाँ पे आती है। एक बड़ी सी मशाल लेकर कंडक्टर वहाँ पे आया हुआ है। वो मशाल लेकर सबको भगाने लगता है। आग के कारण वो सारे क्रीचर पीछे हटने लगते हैं। अब आग के लपटे क्रीचर्स पर लगने के कारण वो पीछे हट जाते हैं। फिर कंडक्टर उन्हीं पर मशाल फेंक देता है और सभी क्रीचर पीछे हट जाते हैं। कंडक्टर फिर स्टीव को ऊपर उठाकर दोनों भी ऊपर आके भागने लगते हैं। ट्रेन अभी भी चल रही होती है। अब काफी दौड़ने के बाद कंडक्टर ऊपर चढ़ता है और स्टीव को भी खींच लेता है और इसी तरह ये दोनों भी बच जाते हैं। कंडक्टर उसे बताता है कि इन क्रीचर्स को आग पसंद नहीं है, इससे उन्हें काफी तकलीफ होती है। स्टीव की सांस पूरी फूल गई होती है। वो पूछता है ये चीज क्या थी। कंडक्टर कहता है मुझे लगता है कोई जमाने में ये सारे इंसान ही हुआ करते थे। शायद कुछ लोग इसी ग्रास के फील्ड में खो गए, या फिर शायद तुम्हारे जैसे ही कुछ ट्रेन से उतरकर गलत साइड पे चले गए और उनका भी वही हाल हुआ जो अभी क्रीचर्स का है। स्टीव पूछता है कि क्या इससे पहले भी ये हुआ था। तो कंडक्टर कहता है कि ये अक्सर होता है। ट्रेन इसी ग्रास के फील्ड में आकर अचानक से रुक जाती है। शायद इस जगह पे कोई डोरवे ओपन होता है जो इनकी दुनिया की तरफ इशारा करता है और उसी दुनिया से ये सारे क्रीचर्स आते हैं। अब इसके बाद कंडक्टर स्टीव से कहता है कि बेहतर होगा ये बात आप किसी को भी ना बताओ, वैसे भी कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। और वो अंदर चला जाता है और स्टीव उस चमकते हुए फील्ड को देखने लगता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।